बेटे असाइनमेंट मिल गई है आपको। कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। एलपीपी एंड बेस थ्योरम की असाइनमेंट है आपके पास। तो हम एलपीपी से स्टार्ट करते हैं। एलपीपी दो क्वेश्चंस आएंगे, मींस दो एमसीक्यूज और एक 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है पेपर में आपका। ठीक है। एमसीक्यू जो अभी मैंने दिए हैं आपको 5 एमसीक्यू, इसी तरह का कोई ना कोई एमसीक्यू आता है। इससे बाहर का कुछ नहीं आता। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम रहती है, वैल्यूज चेंज होती है। तो ये प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजन गिवन है, द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी इज शोइंग इन द फॉलोइंग बिलो। फिगर गिवन है, पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स बताने हैं कौन से हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, इनक्वालिटी बाद में लिखेंगे। x+2y, इसके साथ 4 है। x+y, इसके साथ हमारे पास 3 है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो ऐसी कुछ डायग्राम बन रही है इस तरह से, जिसकी शेडिंग यहाँ पे है। तो हम शेडिंग कैसे करते थे, हम शेडिंग की इनक्वालिटी में जीरो घुमा के चेक करते थे। अगर मैं इसमें जीरो घुमाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 और 4 का रिलेशन कैसा होना चाहिए, जीरो रीजन इंक्लूड नहीं है तो इट मीन ये फॉल्स होना चाहिए, 0 ग्रेटर देन। अगर ये फॉल्स होगा तभी हम बाहर की तरफ शेडिंग करेंगे। दूसरी लाइन में भी अगर ये फॉल्स होगा तभी हम शेडिंग यहाँ पे करेंगे। ये दो इनक्वालिटीज मिल गई हैं हमें, मीन्स हमारे पास ऑप्शन या तो सी आएगा या डी आएगा। अब कौन सा है वो एक्स एंड वाई पे डिपेंड करता है। इनक्वालिटी गिवन है इसमें x<0, y<0। अगर दोनों लेस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर दोनों लेस है तो इनका इनक्वालिटी की शेडिंग इस तरफ होती है एक्स की। अगर वाई में जाओगे तो इस तरफ होती है शेडिंग। बट हमें किस तरफ चाहिए, ये वाली साइड हमारे पास। क्लियर बेटे। तो इसके हिसाब से ये तो हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन इज सी, जिसमें x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन इज सी। क्लियर है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। गुड। चलो इसी से पता लग रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ किसी से। ठीक है, अगर क्लियर हो तो यही सही। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द सोल्यूशन सेट ऑफ इनक्वालिटी, इनक्वालिटी गिवन है 3x+5y लेस देन 4। ठीक है, ये इनक्वालिटी गिवन है। ऑप्शन है एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। हाफ प्लेन, प्लेन का मतलब होगा हमारे पास ये जो हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं, तो इसमें ये प्लेन होते हैं 1 2 3 4, जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ये प्लेन में प्लॉट होता है। ठीक है, जो 3D शेप्स होती है वो स्पेस में जाती हैं। जो 2D एक्स वाई होता है उनको हम प्लेन में बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे पास फ्लैट सरफेस की तरह होती है, उसका वॉल्यूम नहीं ना होता है, इसलिए वो प्लेन पे होती है। और जो 3D शेप्स होती हैं वो स्पेस में होती है, सरफेस उनका होता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा हाफ प्लेन। हाफ प्लेन का मतलब ये जो भी लाइन होगी, चलो हम रैंडमली प्लॉट करते हैं, इसमें 0 0 तो इंक्लूड नहीं होगा। रैंडमली अगर मैं कोई भी लाइन प्लॉट करूं तो ये जो लाइन है प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये दो प्लेन होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट है एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। हम चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं, 0 0 घुमा के। हमें शेडिंग किस तरफ करनी है वो 0 बताएगा। जब हम ओरिजिन इसमें से पास करवाते हैं तो 0<4 आया, ये ट्रू है। तो शेडिंग किस तरफ होगी बेटे, इस लाइन की शेडिंग इस तरफ होगी, तो ओरिजिन तो इंक्लूड हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा फॉल्स है। नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन था, बट इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है कंटेनिंग द ओरिजिन। सेकेंड पार्ट, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। क्लियर है, ये हो सकता है। अभी हम आगे भी पढ़ते हैं। होल एक्स वाई प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन। होल एक्स वाई प्लेन तो है ही नहीं, क्योंकि हाफ इधर प्लेन है हाफ इधर प्लेन है, पूरा एक्स वाई प्लेन तो ले नहीं रहे। तो ये फॉल्स है, सी पार्ट नहीं होगा।
डी, अ क्लोज हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। क्लोज फिगर मींस प्लेन जो है वो क्लोज होगा। क्लोज के लिए हमें एक्स एंड वाई की एक इनक्वालिटी जो होती है वो गिवन होनी चाहिए थी, है ना, तभी ये क्लोज बनती ना लाइन। ये इस तरफ शेडिंग होती, ये इस तरफ शेडिंग होती, ओरिजिन इंक्लूड होता, ठीक है, तब ये क्लोज होती। बट ये तो इनक्वालिटी गिवन ही नहीं है। ये इनक्वालिटी ना होने के कारण हमारा ऑप्शन बी बनेगा, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। ओपन है ये, क्लोज नहीं है। क्लियर है बेटे? आंसर इज बी। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। देखो, अगर आप एलपीपी की एक ही एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में, है ना। एलपीपी का बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन बहुत अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन 3 नंबर का फ्री के मार्क्स हैं आपके, अच्छे से करके जाना। तो आपको सिर्फ शेडिंग आनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन पे वर्क करना। तो प्रेजेंटेशन आपको लिखवाई गई है, मैंने भी शायद एलपीपी की एक क्लास ली थी तो अच्छे से बता दिया था कैसे क्या कब लिखना है। एलपीपी का बाउंडेड अनबाउंडेड एक एक क्वेश्चन ही करो, आपका वो रिवीजन में हो जाएगा। एमसीक्यू मैंने 5 दिए हैं, इसमें पांचों के टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक, तो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ अ एलपीपी। कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं आपको, ये रीजन है हमारे पास, ठीक है। तो रीजन में मैं ऑप्शन में चल रही हूँ, जेड हमें गिवन है, जेड इज इक्वल टू 4x+6y। हमें क्या चाहिए? हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मींस जेड, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। समटाइम इसमें एमसीक्यू बनता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछ लेते हैं, कंस्ट्रेंट्स पूछ लेते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। जो इनक्वालिटी के साथ आप लीनियर इनक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हो, दैट आर द कंस्ट्रेंट्स। फिजिबल रीजन वो होता है जो आपका शेडिंग रीजन होता है, वो बाउंडेड भी हो सकता है, वो अनबाउंडेड भी हो सकता है। बोथ आर द फिजिबल रीजन। कॉमन एरिया, जो भी आप शेडिंग करते हो उसका जो कॉमन एरिया आएगा वो हमेशा फिजिबल रीजन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, हम तीनों फिल करके देख लेते हैं। 0,4 करोगे तो आंसर जेड का हमारे पास आ गया 20। 0.6 एंड 1.6 करोगे तो जेड की वैल्यू बेटे मैंने सॉल्व करके रखी हुई है, तो ये 12 आएगी। ठीक, और यहाँ पे 3,0 फिल करोगे, एक्स की जगह यहाँ ये पहली एक्स की वैल्यू, दूसरी वाई की वैल्यू यहाँ पे फिल कर, है ना? ये तो पता है हमें। तो 4 3 12, यहाँ पे भी जेड की वैल्यू क्या आ गई? 12। अगर दो पॉइंट पे जेड की वैल्यू सेम आती है तो आप उस पॉइंट्स को चेक कर लो कि वो कौन कौन से 2 पॉइंट्स है। इसमें पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये पॉइंट है बेटे आपके पास 0.6, 1.6, और ये पॉइंट है 3,0। अगर किसी लाइन पे आपने 9th 10th में एक वो बनाते थे हम ग्राफ, तब हम क्या करते थे, अगर मुझे कोई ये वैल्यू दे दी, सिर्फ अगर मैं ये दे दूं इक्वल टू समथिंग लिख दूं, तो हम एक्स लेट करते थे, वाई की वैल्यू आती थी, वाई लेट करते थे, एक्स की वैल्यू आती थी, वो एक ही लाइन रिप्रेजेंट करती थी। बट एक्स एंड वाई की अलग अलग वैल्यूज आती थी, सेम वैल्यूज आती थी। ठीक है, रिजल्ट सेम देता था, एक्स एंड वाई जो मर्जी हो। यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट पे सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। इट मींस इस लाइन पे मैं जो मर्जी पॉइंट ले लूं, उसने मुझे रिजल्ट क्या देना है? 12 देना है। ठीक है, इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट लूं तो मेरा रिजल्ट सेम आएगा, 12 जेड की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इस पॉइंट को ज्वाइन करके, इस लाइन को ज्वाइन करके, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे हमें जेड में मिनिमम वैल्यू देंगे। क्लियर? अगर क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछ लिया जाता, अगर मैक्सिमम पूछते, तब हमारे पास आंसर सिर्फ एक आता, 0,4, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है एक ही पॉइंट पे।
मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे है, तो वो एक पूरी लाइन सेगमेंट जो होगी वो पूरा आपका आंसर होगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो ऑप्शन इज डी। एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,6, 0.6, 1.6 एंड 3,0। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 डन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? Question number 4. In the given graph, the feasible region of a LPP is shaded. The objective function z is equal to 2x minus 3y will be minimum. Z की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, z is equal to 2x minus 3y। बेटे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे आप पॉइंट घुमा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, आंसर सी आएगा 0,8। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? इनक्वालिटीज गिवन है, पॉइंट्स दिए हैं, विजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स भी आपको दे दिए, जेड की वैल्यू दी हुई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है पी एक्स प्लस क्यू वन। द कंडीशन ऑन पी एंड क्यू की कंडीशन बतानी है आपस में क्या रहेगी, रिलेशन सच दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ जेड ऑक्युपाई द बोथ। दो पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट? 3,4 एंड 0,5, दोनों पे सेम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो हम सेम वैल्यू देखो, अभी हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में, सेम वैल्यू आ रही है, तो इट मीन जेड जो के वहां पे 12 आया था, यहाँ हमें पता नहीं, बट सेम वैल्यू है। दोनों पॉइंट्स को जेड में घुमा दो, 3p प्लस 4q इज इक्वल टू रहेगा आपके पास 0p प्लस 5। सेम वैल्यू है, जेड की वैल्यू सेम, तो ये आपस में इक्वल रहेंगे। q एक तरफ कर लेते हैं, 3p इज इक्वल टू q, ये हमारे पास होगा। मैक्सिमम सेम है चाहे मिनिमम सेम है, अगर वैल्यू सेम है तो दोनों कोऑर्डिनेट आप एक्स एंड वाई के साथ रिप्लेस करो 1/1 और इक्वल टू में ले जाओ, तो हमारे पास P एंड Q का रिलेशन आ जाता है। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का बी है, एंड फोर्थ का ऑप्शन भी मैंने बता दिया था सी। ये आपके पास एलपीपी के एमसीक्यू थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 6, बेस थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। तो क्या है क्वेश्चन? इन आंसरिंग a question on a multiple choice test, a students either know the answer or guesses the answer। ठीक है, या तो उसको आंसर पता होगा या फिर वो गेस करेगा। इफ लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर। जो बेस थ्योरम, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना है, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करो पहले, उसके बाद जो गिवन है उसको लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे पहले ये समझ आना बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के किस पार्ट से है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, क्या पूछा गया, टोटल प्रोबेबिलिटी है, क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर एंड 2/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर, assuming that the student who guesses the answer will be correct with probability 1/3। कहते हैं कि अगर वो गेस करता है, गेस करने पे करेक्ट होने के चांसेस 1/3 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नो द आंसर। आंसर पता होगा उसको, आंसर पता है, एंड गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। तो गिवन दैट मीन्स ऑलरेडी क्या डन हो चुका है, आंसर इज करेक्ट। आंसर इज, तो हमें ये निकालना है। जब हमें इस तरह से लिखेगा, या तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी या आपकी बेस थ्योरम होगी।
तो अगर एक से ज्यादा चीजें दी हुई है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास क्या होती है, बेस थ्योरम ही होती है। जहां पे अगर आंसर, नो द आंसर में अगर मैं बात करूं तो ये दो चीजें हैं, एक तो उसको आंसर पता है, एक उसने गेस किया है। तो ये हमारे पास टू टाइम रिपीट हो रहा है, या तो वो गेस कर रहा है या उसको पता है। अब वो गेस कर रहा है तब करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, अगर उसको पता है, अब मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो सही होगा, वो तो गलत नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वन ही रहेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमें ये समझ आ गया कि इसमें एक से ज्यादा हमारे पास इवेंट्स हैं तो वो बेस थ्योरम होती है। अगर इवेंट सिर्फ वन टाइम रह जाते हैं तब वो बेस थ्योरम नहीं होती, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चली जाती है। एक से ज्यादा होने के कारण हम बेस थ्योरम लगाएंगे। तो बेस थ्योरम में जो हमारे पास पहले लिखा जाता है ना, जो आपको लास्ट में जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, आपने उसको इस फॉर्म में बना लिया, तब जो हमारे पास पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है, वो इवेंट होते हैं, वो घूमते हैं। इसको इवन हम बोलते हैं। इवेंट्स होते हैं मीन्स एक से ज्यादा बार वो रहेंगे आपके पास। और जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी डन हो चुकी होती है वो ए होता है, वो वन टाइम ही रहता है। ठीक है, आपको आंसर पता है तब करेक्ट होने के चांसेस, आंसर गेस कर रहे हो तब करेक्ट होने के चांसेस, मींस आंसर के करेक्ट होने के चांसेस दोनों में आए तो वो वन ही टाइम रहेगा। समझ आई चीज? तो बेस थ्योरम में याद रखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक से ज्यादा बार होगा, तभी वो बेस थ्योरम बनती है। ठीक है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर हम क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बना, जो पहले लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी, देन इसको रेसिप्रोकल कर दो, ए बाय ई। नीचे हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी आती है जो कि इसके साथ जाती है, ए के साथ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ ए। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ आ ए। अब हमें क्या गिवन है हम वो रिप्रेजेंट करते हैं, हमें जो चाहिए वो सब उसमें से क्वेश्चन में से बड़े आराम से मिलता है। बेस थ्योरम की सिर्फ ये वाला पार्ट आपको समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो ये समझो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 जितने भी इवेंट्स है सबकी दी होती है। इसके रेसिप्रोकल की ये वाली प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में गिवन होती है, तो क्वेश्चन मच इजी होता है। क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से। 3/5 द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर। हमने क्या बोला, नो द आंसर आपका E1 है, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमें चाहिए सारा कुछ, मीन्स हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए। तो E1 को पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं E1 को। E1 इवेंट है, he knows the आंसर, उसको आंसर पता है। तो E2 क्या होगी, he guessed the आंसर। और यहाँ पे देखो ए किससे रिप्रेजेंट किया है, आंसर इज करेक्ट, तो ए हमारे पास क्या है, आंसर इज। ठीक है, अब क्वेश्चन में सब कुछ दिया है फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में दे दिया प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर, तो वो क्या है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही गेस द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। एक यहाँ पे और चीज याद रखो, जो हमारे पास ये वाले इवेंट्स होते हैं ना, जितने इवेंट्स होंगे उन सबका सम वन होना चाहिए। अगर सम का सम वन बन रहा है तभी ये इवेंट्स हैं, अदरवाइज ये इवेंट्स नहीं होते। क्लियर, ये हमेशा रहेगा बेस थ्योरम में, जितने इवेंट्स हैं उन सबका सम वन बनेगा। और जिसमें हम कंडीशनल लगाएंगे उसमें वन नहीं बनता, चांसेस उसमें भी देखो दो आएंगे। कौन से चांसेस आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इनका सम वन नहीं बनता, रेयर चांस होता है कि इनका सम वन बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन फिर खत्म ही हो जाएगा ना, 1+1। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमारे पास इसको ये हो गया, ऐड करके देख सकते हो, 5/5 1 बन गया, तो ये हमारे पास इवेंट, हमने सही सिलेक्शन की है इवेंट्स की। आगे बढ़ते हैं। assuming that the student who guessed the answer will be correct with probability 1/3। वो कह रहे हैं कि अगर वो गेस करता है तो करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 1/3। गेस हमारे पास क्या है, E2 है,
तो E2 में उसने गेस किया, तो करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/3। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ये 1 रहेगी। अब उसको आंसर पता है तो वो करेक्ट ही होगा, गलत तो हो नहीं सकता। जिसका हमें आंसर पता है, श्योरिटी है, हम कहते हैं ये तो मेरी 100% श्योरिटी है कि ये मेरा सही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% की 1 रहती है। अब आप इन दोनों को सम करके देखो, ये 1 नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इवन 1 इवन 2 ले लेती तो ये मेरा गलत था। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? तो हमें इवेंट्स बड़े आराम से पता चल जाते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 बन जाए, वो आपके इवेंट्स होते हैं, दूसरी आपकी कंडीशंस होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब तो फॉर्मूला ही लगाना है, ये बस मैंने समझाया था, लिखना नहीं है आपने पेपर में। फॉर्मूला लगाते हैं। नीचे मैं टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी पूरा ही कर देती हूँ। नीचे हमारे पास दो इवेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब तो क्वेश्चन डन है आई थिंक सो, A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/, है ना ये चीज। तो फॉर्मूले में वैल्यू बेटे, मैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन ही करके दे रही हूँ आपको, कहीं आपको मैं कैलकुलेशन भी कर देंगे, मैं आंसर बता दूंगी। मैं वैल्यू फिल कर रही हूँ फिलहाल, 3/5 इंटू A/E1 अपॉन 3/5 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 1/3। इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, आंसर क्या आएगा? धीमे लिखता हूँ। 9/11 है शायद, 9/11 है। कैलकुलेशन आप कर लेना, चेक कर लेना, मुझे श्योरिटी नहीं है आंसर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 7। A manufacturer has three machine operator A, B, and C. The first operator A produce 1% defective item, and B and C का भी दिया है 5% and 7% defective items. क्लियर इतना? A is on the job of a 50% of a time, B on the job of a 30% of time, C on the job of a 20% of a time. कहने का मतलब जो A है वो कितने आइटम मैन्युफैक्चर करता है? 50%, B मैन्युफैक्चर करता है 30%, C मैन्युफैक्चर करता है 20% ऑफ अ टाइम। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पिल, एक बॉक्स में डाल दे, इकट्ठा कर दिया उनको, एंड एन आइटम इज चूजन एट रैंडम, फ्रॉम दिस इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। मींस ऑलरेडी क्या हो चुका है? डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट हो चुकी है, तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगी वो डिफेक्टिव आइटम है। ये सिलेक्ट हो चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ए, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोड्यूस्ड बाय ए। जो आइटम है वो ए मैन्युफैक्चर करे, लेकिन आइटम क्या है? डिफेक्टिव आइटम है। वो सिलेक्ट हो चुकी है कि आइटम डिफेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है आपको। तो हमें हमें क्या चाहिए? मैंने कहा था जहां पे ये चीज होती है, ये आपका E1 होता है, ये आपका फिक्स रहता है, दैट इज द, ठीक। तो हमें E/A निकालना है, प्रोबेबिलिटी E/A की निकालनी है। फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही। अब क्वेश्चन में देखो, हमारे पास थ्री ऑपरेटर्स हैं, A, B एंड C, तो हमें पता चल गया E1, E2 एंड E3 तक जाएंगे। तो ना वैसे जनरल सी बात है, एक ना हमारी सोच बनी होती है कि जो क्वेश्चन दिए हैं ना, सबसे पहले उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 दी है, तो हम वैसे ही करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दी है, डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी बाय ए दी है 1%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिफेक्टिव आइटम अभी लिखना नहीं है, बी दिया है आपको 5%,
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से प्रोड्यूस होती है जो डिफेक्टिव आइटम 3, वो कितना है आपके पास 7%। अब अगर मैं इसको E1 E2 E3 इवेंट्स ले लूं, तो मैंने पीछे ही अभी बताया कि इनका सम 1 बनना चाहिए। चेक करके देखो, इसका सम 1 नहीं बन रहा, अपॉन 100 है, और ये 7 5 12 13/100 बन गया। तो बेटे ये हमारे इवेंट्स नहीं है। यहाँ से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ये हमारे इवेंट्स नहीं है, तो हम इसको इवेंट्स नहीं लेंगे। आगे देखते हैं फिर, अगर ये इवेंट्स नहीं है तो क्या। क्वेश्चन में ए हमारे पास क्या है जो हमें फाइंड चाहिए, ए इज डिफेक्टिव। E1 क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। E1 है आइटम प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो E2 होगा आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी। E3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय सी। अब क्वेश्चन में देखो कि उन्होंने ना नीचे दिया है थर्ड लाइन में, ए इज ऑन द जॉब ऑफ अ 50% ऑन द टाइम, मीन्स जो ए हमारे पास ऑपरेटर है वो 50% आइटम प्रोड्यूस करता है, ये हमारा इवेंट है। बाद में इवेंट्स दिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 50% है, 50% आइटम प्रोड्यूस करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बी कितने प्रोड्यूस करता है, बी प्रोड्यूस करता है 30%, 30/100। एंड सी E3 कितना है, E3 प्रोड्यूस करता है 20%। अब देखो इन सबको ऐड करके देखो, आपको खुद पता चलेगा कि आपने इवेंट्स सही सिलेक्ट किए हैं। ये हमारे इवेंट्स हैं, तीनों का सम हमारा 1 बन रहा है। 50 प्लस 30 80 प्लस 20 100, 100/100 इज 1। तो आपने इवेंट्स सही लिखे हैं, करेक्ट। अब हमें, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि हम बेस थ्योरम में काम कर रहे हैं, हमारे पास ए से बिना भी आइटम्स प्रोड्यूस हो रही हैं बी एंड सी के द्वारा, तो बेस थ्योरम तो क्लियर होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, फॉर्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए इसका उल्टा, तो वो क्या होगा, A/E1। कहने का मतलब हमें ए सिलेक्ट किया, मशीन ए सिलेक्ट की, आइटम जो भी उसने कितनी आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस की, डिफेक्टिव आइटम बाय प्रोड्यूस्ड बाय ए इज 1%, तो ये आ गया 1/100। तो ये हमारी कंडीशन थी कि अगर हम ए, जो क्या ऑपरेटर, ए ऑपरेटर सिलेक्ट करते हैं तो वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। अगर हम बी सिलेक्ट करते हैं तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस करता है हमारे पास 5%। अगर सी हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कितने प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव आइटम, दैट इज 7%। अब लगा दो, बस सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, लगाओ बेस थ्योरम, इसको कंप्लीट कर दो फटाफट। E/A, करो जरा 2 मिनट।
क्वेश्चन डन है, तो मैं आंसर बता दूं। फॉर्मूला अब आपको ये बेस थ्योरम का तो फॉर्मूला आता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? आंसर इज 5/34। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस थ्योरम बेटे ज्यादातर केस स्टडी में आती है, तो हमारे पास मैंने 3 केस स्टडी दिए हैं आपको। केस स्टडी डिस्कस करते हैं। पहली केस स्टडी, फर्स्ट लाइन मैं नहीं पढ़ रही, उसमें कुछ खास नहीं। एयरप्लेन के बारे में बताया है कि उसमें एक्सीडेंट मीन सेफेस्ट मोड है वो, ये कह सकते हो आप। तो हमारे पास सेकंड लाइन है, प्रीवियस रिकॉर्ड स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एयरप्लेन प्लेन क्रैश इज दिस। तो प्रोबेबिलिटी दी है क्रैश होने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्दर देयर आर 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर आफ्टर अ प्लेन क्रैश। प्लेन क्रैश होने के बाद जो पैसेंजर है उनके सर्वाइव होने के चांसेस आपको 95% दिए हैं। अज्यूम दैट इन केस नो क्रैश, अगर क्रैश नहीं होता, ऑल ट्रेवलर्स सर्वाइव। आगे हमें देखो क्वेश्चन आसान बनाया हुआ है। E1 E2 और A क्या है वो भी लिख के दे दिया। E1 be the event that there is a plane crash. E2 there is a no crash. A be the event that passengers survive after the journey. तो on the basis of the above information answer the following. First है find the probability that airplane will not crash. हमें क्या दिया है? हमें दिया probability किसकी? प्लेन क्रैश होने की। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.1234 परसेंटेज दी है। तो इट मीन ये कितनी होगी? 0.1234 ये रही प्रोबेबिलिटी। मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल। ठीक है, हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट, नो क्रैश, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्रैश। ये तो सिंपल फर्स्ट पार्ट। ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.999246। ठीक है, ये आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ A/E2। इट मींस हमें निकालना है E1 मींस, E1 क्या दिया उन्होंने? E1 दैट द प्लेन क्रैश, क्रैश हो गया उसके बाद सरवाइव होने के चांसेस, क्रैश नहीं हुआ उसके बाद सरवाइव होने के चांसेस। ठीक है, इस दोनों की प्रोबेबिलिटी दी है। देयर आर 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर्स आफ्टर अ प्लेन क्रैश। तो इसकी क्रैश होने के बाद, ठीक है, सरवाइव होने के चांसेस आपको कितने दिए हैं? 95%। वो कह रहे हैं अगर क्रैश नहीं हुआ तो वो सारे सरवाइव हो गए, तो ये आ गया आपके पास 1। क्लियर? इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 1.9 का। नेक्स्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ए। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ए। ये तो आसान सा क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ए क्या होती है? पहले हमने सिलेक्ट किया कि प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद सरवाइव होने के चांसेस, क्रैश होने के बाद, देन हमने कहा कि क्रैश नहीं हुआ, उसके बाद सरवाइव होने के चांसेस। ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। वैल्यू हमें पता है, हम वैल्यू फिल कर देंगे। लास्ट पार्ट और में, तो और में हमारे पास बेस थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। फॉर्मूला ही लगाना है, उल्टा है। देखो जहां जब हमारे पास ये वाले इवेंट्स एक से ज्यादा हो तब बेस थ्योरम होती है। ऊपर देखो ए वन टाइम ही है, ए रिपीट नहीं हो रहा। मीन्स दोनों ही केस में चाहे क्रैश हो प्लेन चाहे ना हो, दोनों ही केसेस में हमें क्या दिया है? जो पैसेंजर है उनके सर्वाइव होने के चांसेस दिए हैं।
तो सर्वाइव होने के चांसेस दोनों केसेस में है, तो वन टाइम आया। क्रैश होने या क्रैश नहीं होने के दो चांसेस हमें दिए, या तो वो क्रैश हो सकता है या वो क्रैश नहीं हो सकता। तो ई जो है इवेंट वो 1 2 टाइम है, और सर्वाइव होने वाला आपके पास 1 टाइम ही है। तो अगर पहले वो उल्टा चलते हैं ना, जब हम बेस थ्योरम, बेसिकली रेसिप्रोकल थ्योरम भी हम बोलते हैं, तो जब हम उल्टा चलते हैं कि ये वाली हमसे हमारे पास एक से ज्यादा चांसेस हो, तब हम क्या लगाते हैं, बेस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे बेस थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इसी की लिखी जाती है, फिर इसको रेसिप्रोकल करके लिखी जाती है, ए बाय ई टू। नीचे जरूरी नहीं होता पूरा फॉर्मूला लिखना है। देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप ऑलरेडी डन कर चुके हो, तो यहाँ पे नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जरूरी नहीं है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाय E2 फिर से सॉल्व करना है। ऑलरेडी कर चुके हो, ये तो चलो और में है, अदरवाइज ये डायरेक्ट यूज हो जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये थी केस स्टडी 1। नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर। A departmental store send bill to its customer once a month. Past experience show that 70% of its customer pay its first month bill on time. Means पहले month में वो जो बिल है वो एक बार में पे कर देते हैं, उसके चांसेस कितने, 70% के वो बिल फर्स्ट मंथ में ऑन टाइम पे करते हैं। तो 30% होंगे जो नहीं करते टाइम से बिल पे। आगे है, द स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पे द बिल ऑन टाइम हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 ऑफ पेइंग इन द नेक्स्ट मंथ, इन टाइम नेक्स्ट मंथ। वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट मंथ में इन टाइम पे बिल पे करते हैं, सेकंड मंथ में, नेक्स्ट मंथ में इन टाइम पे बिल पे करने की उनकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। और जो कस्टमर टाइम से बिल पे नहीं करते फर्स्ट मंथ में, उनकी नेक्स्ट मंथ में टाइम पे करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ऑब्वियसली जो पहले मंथ में नहीं करते वो दूसरे मंथ में भी कितने ही करेंगे। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत इन्होंने दे दिया है, E1 E2 क्या है सब लिख दिया है, तो इजी क्वेश्चन बना दिया। ये कोई जरूरी नहीं पेपर में भी लिखा आएगा। मैं हम पहले जो 6 7 क्वेश्चन किए ना हमने, तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं E1 E2 कैसे पता चलते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, E1 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी, जितने भी आपके इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 बनना चाहिए। वही आपके इवेंट है जो रिपीट होते हैं, जो ए, जिसको हम ए लेते हैं, जिसपे हम आगे कंडीशन लगाते हैं, A/E1 A/E2, इनकी सम 1 नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि इसका सम आपका 1 बने। क्लियर, ठीक। हाँ जी, let E1 and E2 represent respectively denotes the event of a customer paying or not paying the first month bill on time। ठीक है, तो E1 क्या है, E1 उन्होंने कहा, E1 हमारे पास है कस्टमर पे बिल ऑन टाइम इन फर्स्ट मंथ। ठीक है, E2 हमारे पास क्या है, कस्टमर डू नॉट पे बिल ऑन टाइम इन फर्स्ट मंथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, क्वेश्चन में देखो फर्स्ट लाइन ही दी हुई है, 70% इस कस्टमर्स पे इट्स फर्स्ट मंथ बिल ऑन टाइम। कितने हैं, 70%, तो 70/7। तो नॉट कितने होंगे, 70% अगर पे करते हैं, 30% हमारे पास वो होंगे जो बिल टाइम से पे नहीं करते। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, A denotes the event of a customer paying
सेकंड मंथ बिल ऑन टाइम, ए क्या है वो भी रिप्रेजेंट कर दिया है। हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ए बाय E1। इट मीन्स हमें पहले वो कस्टमर चाहिए जो टाइम से पे करते हैं फर्स्ट मंथ में, फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन्हीं कस्टमर की कि वो सेकंड मंथ में भी बिल टाइम से पे करें। तो वो हमें दिया हुआ है सेकंड लाइन में, द स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट द कस्टमर हु पे द बिल ऑन टाइम हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 of paying in time next month। मीन वो नेक्स्ट मंथ भी इन टाइम पे करते हैं, वो कस्टमर जो फर्स्ट मंथ में भी टाइम से पे करते हैं। तो आंसर इज कितना है, 0.8। ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, परसेंटेज नहीं है। ठीक है, इसी में पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। तो इसमें हमें क्या चाहिए, E2 वो कस्टमर जो टाइम से पे नहीं करते, लेकिन सेकंड मंथ में उनके टाइम से पे करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी बेटे आपको गिवन है 0.4। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कस्टमर पेइंग द सेकंड मंथ बिल इन टाइम। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पता कैसे लगना है कि आपको बेस थ्योरम है, कंडीशन है, या टोटल प्रोबेबिलिटी है। मेन तो यही चीज आपको समझनी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। देखो जब उन्होंने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई तो ना वो बेस थ्योरम हो सकती है, ना वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बेस थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों ही कंडीशन पे बेस्ड है, दोनों में एक कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो तो सीधी कंडीशंस होती है ना। जो बेस थ्योरम है ना वो उल्टा चलती है, उसमें उल्टा मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सीधी सीधी बात है। इसमें ए वन टाइम नहीं आ सकता है, ए बार बार नहीं आ सकता, A1 A2 नहीं ले सकते, जो A2 B में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर मैं यहीं पे मैंने कहा मुझे E1/A चाहिए, तो E1 मेरे पास दो चांसेस है, कस्टमर टाइम से बिल पे करे या कस्टमर टाइम से बिल नहीं पे करेगा। तो इसके मेरे पास दो चांसेस हैं। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम बन गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन लगी, लेकिन किस फॉर्म में चलेगी, बेस थ्योरम में चलेगी, क्योंकि हमारे पास ये चीज सिलेक्ट करने के दो चांसेस हैं। हो सकता है कस्टमर ऐसे सिलेक्ट हो जाए जो टाइम से बिल ना पे करे। ठीक है, हमें तो दोनों ऑप्शंस देख के चलना है, प्रोबेबिलिटी है। अब जो अभी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, जो सेकंड मंथ में बिल टाइम से पे करते हैं। तो ए को रिप्रेजेंट किया गया है, कस्टमर पे द बिल ऑन टाइम इन अ सेकंड मंथ या नेक्स्ट मंथ। तो हमें बेसिकली थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ए। इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई कि पहले कुछ हो चुका है, कोई सिलेक्ट हो चुका है, या गिवन दैट करके कुछ लिखा होगा, कोई कंडीशन नहीं है। इट मींस टोटल प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, कई बार इसी में गलती होती है, लिखा होता है टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, आप बेस थ्योरम लगा के आ जाते हो। तो बेस थ्योरम नहीं पूछा गया, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर भी सजेशन ये रहेगा, अगर नहीं समझ आता तो टोटल प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लो, बाद में बेस थ्योरम का फॉर्मूला इसी में लगा दो। उसमें यही यूज होना है, अगर बाय चांस आप एक्स्ट्रा कर आए तो आपके इतने टोटल प्रोबेबिलिटी के नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे, वो भी एक्स्ट्रा के कोई नंबर नहीं काटता। ठीक है, अगर कहीं भी नहीं समझ आता ना कि क्या निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी है या इसमें फिर कंडीशन भी आ गया, आप कोई कंडीशन दिखी बट वो सही होनी चाहिए, बाद में पता चला हम तो गलत ही करा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अलग से निकाल लो और बेस थ्योरम अलग से अप्लाई करते हो, इसी ने डिनोमिनेटर में जाना होता है बेस थ्योरम में। तो यहाँ पे फिलहाल टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले हमने वो कस्टमर सिलेक्ट किए जो फर्स्ट मंथ में इन टाइम से बिल पे करते हैं, फिर उनके सेकंड मंथ पे इन टाइम से बिल पे कर देंगे। फिर हमने वो कस्टमर चूज किए जो सेकंड पहले मंथ में टाइम से पे नहीं करते, बट उनके सेकंड मंथ में टाइम से बिल पे करने के चांसेस। समझ आ गई चीज, हमने कैसे सिलेक्शन की है। ये चीज का बस थोड़ी थोड़ी चीजें होती है, ध्यान रखोगे क्वेश्चन डन होता है। इतना डिफिकल्ट लेवल में नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका, बाकी तो पता नहीं, देखते हैं, है ना।
ठीक है बेटे, वैल्यू फिल कर दोगे, आंसर डन हुआ। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, मैंने ये दो इवेंट्स लिए हैं, दोनों का सम हमारे पास वन ही बनता है। तो मैं बार बार बता रही हूँ, इवेंट्स बड़े आराम से पता चलते हैं, इनका सम हमेशा वन ही बनता है। लेकिन जहाँ कंडीशन लगती है उनका सम वन नहीं बनता। वो वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकता है, वन से कम भी हो सकता है। वन नहीं होता, वन रेयर है। रेयर है कि वो वन बनेगा। ठीक। क्वेश्चन ये वाला ए पार्ट डन है, कर लोगे आप। और पार्ट करते हैं इसका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर पेइंग द सेकेंड मंथ बिल इन टाइम। ठीक है, इट इज फाउंड दैट, अब यहां तक रुके नहीं है, क्वेश्चन आगे भी बढ़ गया। इट इज फाउंड दैट द कस्टमर हैड पे द बिल सेकेंड मंथ इन अ टाइम। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, और में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कस्टमर पेइंग द बिल इन द फर्स्ट मंथ, पेइंग द बिल फर्स्ट मंथ इन अ टाइम। वो हमारे पास क्या है, E1। तो आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कि वो सेकेंड मंथ भी टाइम से बिल पे करता है। ठीक है, तो हम पहले चूज कर चुके हैं ये चीज, कि कस्टमर हमारा सेकेंड मंथ में टाइम से बिल पे करेगा। सेकेंड मंथ बाद में आएगा, पहले तो नहीं आया, तो ये रिवर्स हो गया। सेकेंड मंथ पहले उन्होंने बोल दिया कि वो पहले आप कर चुके हैं, तो वो रिवर्स होगी बेस थ्योरम। फर्स्ट मंथ बाद में प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। ठीक है, बेस थ्योरम है, तो क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हम ऊपर निकाल चुके होंगे, इसको डायरेक्ट फिल करो। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्शन वर्क। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करूंगी मैं रीड करना। Due to strike, the probability of many construction workers not being present on the job is 0.65। कंस्ट्रक्ट स्ट्राइक के कारण टाइम से नहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दी गई है आपको। द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर्स आर नॉट प्रेजेंट एंड स्टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड इन टाइम। कस्टमर जो हमारे पास वर्कर्स हैं वो टाइम नहीं प्रेजेंट हुए, सारे वर्कर्स नहीं प्रेजेंट हुए, कुछ वर्कर प्रेजेंट है, उसके बाद भी उन्होंने टाइम से काम कंप्लीट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 है। द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन ऑल द कस्टमर्स आर प्रेजेंट। जब सारे कस्टमर बोल रहे, ऑल द वर्कर्स आर प्रेजेंट, जब सारे वर्कर्स प्रेजेंट हैं तब टाइम पे काम कंप्लीट होने के चांसेस 0.8 है। क्लियर। E1 E2 मैं बार बार बता रही हूँ, ये तो बाय चांस लिखे हैं, ये सारे PYQ ही हैं आपके, कि E1 E2 E आपको प्रेजेंट कर दिया है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि पेपर में भी आपको ये प्रेजेंट किया आए, तो आपको खुद समझना भी आना चाहिए। क्लियर। तो मैं ये नहीं पढ़ रही अभी E1 E2 E, मैं हम आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वर्कर आर प्रेजेंट ऑन द जॉब। हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट लाइन जो मैंने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 10 में, हमें दिया था प्रोबेबिलिटी ड्यू टू स्ट्राइक, प्रोबेबिलिटी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट इन अ जॉब ऑन टाइम। ठीक है, नॉट प्रेजेंट, तो E1 हम ले लेते हैं, वैसे तो इन्होंने जो दिया मैं वही ले रही हूँ। वर्कर नॉट प्रेजेंट ऑन जॉब, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है, वो कितनी है, 0.6। क्लियर। तो E2 क्या होगा, वर्कर्स प्रेजेंट ऑन जॉब, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो ही कंडीशन होगी, या तो वो प्रेजेंट होगा या वो नहीं प्रेजेंट होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी वन रहेगी, 1 - 0.65 इज इक्वल टू 0.35। यहां से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि हमने E1 E2 सही चूज किया है, क्योंकि दोनों का सम वन बनता है। फर्स्ट पार्ट डन है। सेकंड में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीट ऑन टाइम।
वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन टाइम पे हो जानी चाहिए, उस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई उन्होंने, सिर्फ इतना कहा कि हमें टाइम से काम चाहिए। तो हम इसको ए भी ले सकते हैं, मैं इससे अलग कर रही हूँ थोड़ा सा। ए मैंने क्या बोला, वर्क कंप्लीट ऑन टाइम। ऑन टाइम आप नहीं करके आओगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा चेंज कर दिया। वहां अगर ई लिखा है तो ई से ही रिप्रेजेंट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने सेकंड पार्ट क्या बोला है कि उनको तो टाइम से काम चाहिए, चाहे वर्कर आए चाहे वर्कर पूरे आए चाहे पूरे ना आए। क्लियर। तो कोई कंडीशन तो लगाई नहीं, बट हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं कि अगर वर्कर सारे प्रेजेंट नहीं है तब काम कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है, अगर सारे वर्कर प्रेजेंट हैं तब काम कंप्लीट होने के चांसेस। क्लियर। तो ये बन गई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर फिर से पढ़ते हैं, थर्ड लाइन पे पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट मैनी वर्कर आर नॉट प्रेजेंट एंड स्टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम इज 0.35। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है, इवन नहीं प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट, तो उनके टाइम से काम कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी दी हो गई है आपको। तो ए बाय इवन दे दिया गया है विच इज 0.35। ठीक है। उसके बाद ये भी दिया है कि अगर वो टाइम से सारे प्रेजेंट हो तब टाइम से कंप्लीट होने की चांसेस। E2 क्या है, ऑल आर प्रेजेंट। ठीक है। उसकी भी प्रोबेबिलिटी दी है दैट इज 0.8। सब कुछ पता है, वैल्यू फिल करो, आंसर डन। क्लियर। सब कुछ पता है हमें, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, अब इसमें कंडीशन लगा दी। कंडीशन देखो कैसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं है, गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है, ये डन हो गया, गिवन दैट है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, बट प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वर्कर्स सारे वर्कर प्रेजेंट नहीं है। तो उल्टा हो गया ना काम, कि बोल तो दिए काम डन हो गया, काम तो कंप्लीट हो गया, बाद में बता रहे हैं कि वर्कर तो सारे प्रेजेंट नहीं है। तो अदरवाइज हम कहते हैं पहले देखो वर्कर कितने आए उसके बाद काम का हम बात करेंगे। तो ये उल्टा है बेस थ्योरम। ऑल आर नॉट, काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होना चाहिए जब कंप्लीट हो गया, बट नॉट प्रेजेंट, वो E1 था आपका, E1 लिया। तो ये हमारी बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम की प्रॉपर्टी लगाओगे E1 A बाय E1। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल चुके हो, बार बार नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बना। इसका और पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। इसमें भी कंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है, तो ये ऑलरेडी डन हो गया। कब, जब वर्कर्स प्रेजेंट हो। उल्टा काम हो गया, जब काम उल्टा होता है तो बेस थ्योरम होती है। अब मैं कहूं मुझे चोट लगी, है ना, अब किसी चीज से तो लगी होगी, तो वो पहले तो नहीं लगी, पहले मैं गिरी उसके बाद चोट लगी। ठीक है, तो चोट लग चुकी है उसके बाद कोई मेरे से पूछता है तो वो उल्टा है। क्लियर है ना बेटे। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। एक मिनट, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बेस थ्योरम के मैंने सारे करवा दिए हैं, एलपीपी के जो भी थी असाइनमेंट डन है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।